हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडगम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयतघन और वर्गघन का। आयतघन और वर्गघन के पहले पार्ट में हमने आपको सिखाया था कि जो सूत्र होते हैं, सूत्र में क्या क्या तत्व होते हैं और उन्हें क्यों याद करना ज़रूरी भी होता है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको ये सिखाया था कि उनके जो सूत्रों के जो तत्व होते हैं उनसे फॉर्मूला कैसे बनता है, यहाँ तक कि फॉर्मूला को कैसे याद किया जा सकता है। उसके बाद ये उसका तीसरा पार्ट है और आज के पार्ट में हम आपको ये सिखाएंगे कि वो जो सूत्र के जो फॉर्मूले हमने बताए हैं, आयत घन के जो सूत्र हमने बताए हैं उसका प्रयोग कैसे करना है, साथ ही साथ क्वेश्चन इससे जुड़े जो सवाल होते हैं उसे कैसे समझना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक की वीडियो में हमने आयत और वर्ग ये सीखा था, फिर आयत घन और वर्ग घन सीखा था। ठीक है, आयत में लंबाई और चौड़ाई केवल दो ही तत्व होते हैं, लेकिन आयत घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों तत्व होते हैं। यानी कि जो आयत होता है लंबाई चौड़ाई में, ठीक है, यानी कि आयत में जो लंबाई चौड़ाई होती है वही आयत घन में ऊंचाई भी होती है। वर्ग और वर्ग घन दोनों में एक ही चीज़ होती है, वो होता है एक भुजा की लंबाई। ठीक है, क्योंकि वर्ग हो या वर्गघन हो उसमें जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है तीनों सेम ही होती है, इसीलिए वर्ग में केवल एक भुजा की लंबाई काफ़ी होती है। ठीक है, वर्ग घन में ऊंचाई भी वही होती है, एक भुजा की लंबाई भी वही होती है, चौड़ाई भी वही होती है। ठीक है, साथ ही साथ हमने ये भी सीखा है कि ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है या फिर एक भुजा की लंबाई होती है, इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ये तीनों तत्व हैं या फिर एक भुजा की लंबाई है तो इन दोनों से आयत घन हो या वर्ग घन हो दोनों का हम आयतन निकाल सकते हैं, समग्र तल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और विकर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं। ये चार चीज़ हम बखूबी निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये निकालना आसान भी होता है। हमने इसके सूत्र अच्छी तरह से सिखाए हैं, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर इन तीनों तत्वों में से, मान लीजिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है, इन तीनों तत्वों में से कोई एक तत्व नहीं है, कोई एक तत्व नहीं है, तो चौड़ाई और ऊंचाई निकालने के सूत्र हमने बताए हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ऊंचाई नहीं है तो लंबाई और चौड़ाई निकालने के सूत्र हमने बताए हैं, और अगर हमारे पास चौड़ाई नहीं है तो हमने लंबाई और ऊंचाई निकालने के भी सूत्र बताए हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट आता है। अगर हमारे पास लंबाई चौड़ाई ये इन तीनों तत्वों में से कोई एक तत्व नहीं है और बाकी दो तत्व होते हैं, तो यहाँ जो चार तरह की जो चीज़ें निकलती हैं, आयतन, समग्र तल का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई, ठीक है, इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर इन चारों में से कोई एक चीज़ ना रहा, ठीक है, अगर कोई एक चीज़ ना रहा और इनमें से कोई एक तत्व ना रहा, देखिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, ये तीनों होंगे तो ये चार निकलेंगे, और ये चार होंगे तो इन तीनों में से कोई एक निकलेगा। ठीक है, जो चीज़ नहीं रहेगा क्वेश्चन में, मान लीजिए लंबाई नहीं है और इनमें से कोई एक तत्व है, तो चौड़ाई ऊंचाई निकल सकती है। और अगर हमारे पास चौड़ाई नहीं है तो लंबाई और ऊंचाई तो होगी ही, लेकिन चौड़ाई तभी निकल सकती है जब इन चारों में से कोई एक हो, यानी कि इन चारों में से कोई ना कोई होना ही चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है, तो इन चारों में से कोई एक, जैसे कि आयतन अगर होगा तभी वो सूत्र में काम आ सकता है। जैसे कि आप यहाँ इस सूत्र में देख सकते हैं, जैसे कि आयत घन की ऊंचाई, देखिए, आयतन होगा तभी तो आप लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं, और अगर आयतन नहीं होगा तो सभी तल का क्षेत्रफल होगा तभी तो आप ऊंचाई निकाल सकते हैं, और सभी तल का क्षेत्रफल भी ना हो तो विकर्ण तो होना ही चाहिए, उसके बाद ही आप ऊंचाई निकाल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर इन तीनों तत्वों में से कोई एक तत्व नहीं है या फिर ये भुजा की लंबाई नहीं है, तो इन चारों में से कोई एक चीज़ तो प्रश्न में होना ही चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं है तो आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो है कि नहीं, क्योंकि कहीं कहीं सवाल में वो छिपा हुआ रहता है। ठीक है, और जो छिपा हुआ रहता है वो एक तरह से जो खर्च वाला क्वेश्चन जो होता है, जो कितने वर्ग में कितना खर्च है, कितना वर्ग मीटर में कितना खर्च, उस तरह के क्वेश्चन में वो छिपा हुआ रहता है। इन चारों तत्वों में से कोई एक चीज़ छिपा हुआ रहता है, वो आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है,
लेकिन आपको एक और बात समझना होगा, वो ये, इन तीनों में से मान लीजिए दो तत्व नहीं है, ठीक है। अगर दो तत्व नहीं है और इनमें से कोई एक तत्व है, ठीक है, या फिर इन तीनों में से कोई एक तत्व ना होने पर भी, सिर्फ एक तत्व ना होने पर भी आपको उन्हें कुछ अलग ही विधि से बनाना पड़ता है, जिसे प्रश्न अनुसार या सत अनुसार करके बराबर करके बनाना पड़ता है। लेकिन ये बोलकर समझ में नहीं आएगा आपको, तो मैं आपको क्वेश्चन ही दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये तीनों तत्व और ये एक तत्व होने पर, मतलब कि ये एक भुजा की लंबाई होने पर ये चारों क्वेश्चन कैसे निकलेंगे वो मैं पहले आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद इन तीनों तत्वों में से कोई एक तत्व ना होने पर या फिर ये एक भुजा की लंबाई ना होने पर इन्हें कैसे निकाला जाता है वो मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूँ। ये 10 क्लास का क्वेश्चन है, परीक्षण कर देखिए, 4 का है और पेज नंबर 74 में है, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, एक समकोणीय घनाकार घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, देखिए तीनों तत्व हैं यहाँ पे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्रमशः एक एक करके 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर होने से, यानी कि लंबाई जो है 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर होने से उसमें वृहत्तम कितना लंबा डंडा रखा जा सकता है, यानी कि भीतर में, ठीक है, कितना लंबा डंडा रखा जा सकता है। इसमें सवाल को आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, लेकिन देखिए इसमें तीनों तत्व दिए गए हैं, ठीक है, तीनों तत्व दिए गए हैं तो हम आसानी से सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि वृहत्तम कितना लंबा डंडा रखा जा सकता है, यानी कि भीतर में रखना है। अब सवाल ये है कि डंडा रखा जाना है तो हमें निकालना क्या है, क्योंकि हमें ने यहाँ क्वेश्चन में लिखा है यहाँ 4 तत्व चाहिए हमें, यानी कि 4 चीज़ें निकालनी है। आयतन, समग्र तल का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, विकर्ण की लंबाई। हमें पता है आयतन तो वहाँ भीतर का पूरा एरिया होता है, भीतर का पूरा जगह, यानी कि उसमें कितना सामान भरा जा सकता है। इसमें सामान भरने की बात नहीं है, इस क्वेश्चन में डंडा रखने की बात है। फिर समग्र तल का क्षेत्रफल वो तो बाहर का एरिया होता है, बाहर का क्षेत्रफल होता है, यानी कि ये भी हमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आधार का क्षेत्रफल वो भी नहीं होगा, तो बचता है विकर्ण की लंबाई। इसके पहले ये समग्र तल का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल क्यों नहीं होगा ये भी समझने की जरूरत है, ठीक है। जब हम आधार का क्षेत्रफल बोलते हैं तो अगर हम इस तरह के बक्से की बात करें तो इसका आधार नीचे है, ठीक है, तो आधार, ये पूरा का पूरा आधार, इसका क्षेत्रफल बोला कहने का मतलब होगा। लेकिन क्योंकि उसने कहा है कि उसके अंदर कितना लंबा डंडा रखा जा सकता है, उसने इसका नाप नहीं बोला, पूरे इसके जो आधार है उसका पूरा एरिया का नाप नहीं बोला है। और अगर हम डंडा रखेंगे, ठीक है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं, एक डंडा अगर हम यहाँ पे रखें, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ लंबा हो सकता है लंबाई के हिसाब से, लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ नाप लें तो सबसे लंबा डंडा यहाँ पे होगा, ठीक है, यानी कि उसके नीचे से लेकर इसके ऊपर के हिस्से तक डंडा होने से ही लंबा डंडा रखा जा सकता है, यानी कि इसके विकर्ण की लंबाई होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो लंबा डंडा निकालने को कहा गया है, उसकी लंबाई निकालने को कहा गया है, ठीक है, यानी कि हमें यहाँ विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो जैसा मैंने कहा, ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होने पर हम इन चारों में से कोई भी तत्व निकाल सकते हैं। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो ये मैथ अभी करके देखते हैं। तो क्वेश्चन में जो जो दिए गए हैं उन तत्वों को हमें समाधान में लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप लोग भी इन्हें पहले लिखें, उसके बाद ही बनाएं, ठीक है। तो हमें पता है इसका विकर्ण निकालना है, ठीक है, तो हम सीधे सीधे यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से लिख सकते हैं डंडे की लंबाई, ठीक है, डंडे की लंबाई ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि हमें विकर्ण निकालना है तो विकर्ण का सूत्र लगाना है, और विकर्ण का सूत्र हिसाब से हमें पता है वो होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर और आखिरी में होता है ऊंचाई स्क्वायर। इन तीनों का प्लस होता है, यानी कि जोड़ होता है। तो हमारे पास लंबाई का मान तो पहले से ही है, ठीक है, लंबाई का मान है 5, उसका स्क्वायर देना है, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर हो चुका, ये 3 ही जैसा लग रहा है, ये ऊंचाई है, ठीक है, और ये 3 है। तो हमें पता है इसका मान लगाना आसान है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। इन्हें केवल जोड़ना ही है, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, ठीक है।
और ये देखिए 16 और 9 25 ही होता है, 25 और ये 25 50 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 25 हो जाएगा। अगर हम इनका वर्गमूल निकालें तो ये निकलेगा 5√2, ठीक है। और देखिए ये 50 से ये 5√2 कैसे निकला कहने से मैं यहीं पर आप में बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर हम इस 25 का वर्गमूल निकालना 50 का वर्गमूल निकालना चाहें तो ये 25 दूना 50 होगा, फिर 5 5 25 होगा। तो हमें पता है ये 5 का जोड़ी में से वर्गमूल निकलता है, ठीक है। यानी कि जिसका जोड़ी होता है वो वर्गमूल निकलता है, यानी कि 5 का जोड़ी तो हो गया लेकिन 2 का जोड़ी नहीं हुआ, ठीक है। वो 2 का जोड़ी ना होने के कारण वो रूट के अंदर ही रहेगा, होने से ये 5√2 मीटर हो जाएगा। तो डंडे की लंबाई बस इतना ही है। तो सूत्र का प्रयोग इस तरह से बहुत ही आसान है, ठीक है। तो हम कुछ और भी ट्राई करते हैं। यहाँ देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक घनाकार घन, ठीक है। घनाकार घन के एक तल का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर होने से घन का आयतन ज्ञात करें। यहाँ केवल घन कहा गया है, आयताकार घन या समकोणीय घन नहीं कहा गया है। जहाँ तक समकोणीय घनाकार ज़्यादातर वो आयताकार घन ही होता है, ठीक है, आयत घन होता है। लेकिन केवल अगर घन कहा गया हो या फिर घनाकार घन कहा गया हो तो वो वर्ग घन है, ठीक है। तो उसके एक तल का क्षेत्रफल दिया गया है, इतना होने से घन का आयतन ज्ञात करें, ठीक है। तो हमें पता है घन का आयतन निकालने के लिए उसकी एक भुजा की लंबाई होनी चाहिए। यहाँ पर उसकी एक भुजा की लंबाई दी नहीं गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसके आधार का क्षेत्रफल है, उसके एक तल का क्षेत्रफल है, हमें इसी से उसके एक भुजा की लंबाई निकालनी होगी, ठीक है। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि उसके एक तल के क्षेत्रफल से उसके एक भुजा की लंबाई कैसे निकलेगी। तो इसका सूत्र भी हमने बहुत पहले बताया है। उसका सूत्र हमने यहाँ पे लिखा हुआ था पिछली बार। घन के एक भुजा की लंबाई जो होती है, ये सभी तल का क्षेत्रफल बटा √6 वाला, और ये एक तल का क्षेत्रफल। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो है एक तल का क्षेत्रफल, उसी का हमें रूट निकालना है, यानी कि ये बहुत ही आसान है। तो 4 नंबर क्वेश्चन के हिसाब से हमने यहाँ पर उसका तत्व को लिखा। घनाकार घन के एक तल का क्षेत्रफल, ये उसका तत्व है 64 वर्ग मीटर, ठीक है। फिर घनाकार घन के एक भुजा की लंबाई, तो एक भुजा की लंबाई जैसा हमने सूत्र में देखा हमें लगाना है √64, ठीक है। तो 64 का वर्गमूल होगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8 मीटर, ठीक है। ये 8 मीटर होगा। फिर क्वेश्चन में कहा है कि घनाकार घन का आयतन, ठीक है, आयतन, घनाकार घन का आयतन। तो आयतन निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है a³, यानी कि उसके भुजा का क्यूब, यानी कि ये जो उसकी एक भुजा है 8, उसका क्यूब हो जाएगा। तो 8³ आप आसानी से डायरेक्ट निकाल कर लिखें, या फिर आप इन्हें गुना करके ही देखें, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसका 8 का स्क्वायर तो हमें 64 पता है, यहाँ पहले ही है 8 64, ठीक है। तो उसी में हमें इसका 8 गुना करने से हो जाएगा। तो 64 में 8 गुना करने से, क्योंकि हमें 8 8 64 ही होता है ना, तो 8 चौके 32, 32 का 2 हाथ में 3, 8 6 48, 48 3 52, यानी कि 1 मिनट, ये सही है। तो 1 मिनट, 8 चौके 32, 32 का 2 हाथ में 3, रुको नहीं दिख रहा है, शायद आपको गुना करके दिखाना ज़्यादा अच्छा होगा, यहीं पे दिखाता हूँ, ठीक है। 64 गुने 8 8 64, ये और ये 8 अलग से, 8 चौके 32, 32 का 2 हाथ में 3, ठीक है। 8 चौके 48, 48 3 48, 48 49 50 51 होगा, यानी कि 512। अब क्योंकि ये आयतन है तो हमें लिखना पड़ेगा घन, आयतन में घन लिखना ही पड़ता है, ठीक है। 512 घन मीटर, ठीक है। तो ये घनाकार घन के एक तल का क्षेत्रफल से हमने भुजा की लंबाई निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में भुजा की लंबाई हो या फिर तीनों तत्व जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो तो वो पहले निकालना पड़ता है, उसके बाद ही हम कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक भुजा की लंबाई निकाला, उसके बाद ही हम उसका आयतन निकाल सकते हैं। तो आयतन ये निकल चुका है, तो हम अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आगे है यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। गोकुल ग्राम है, गोकुल ग्राम में 2 मीटर चौड़ा, ठीक है, चौड़ा दिया गया है, 8 डेसीमीटर गहरा। देखिए अगर ये गहरा है तो ये ऐसे ऊंचाई मानेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर गहरा है, अगर आप किसी गहराई में नीचे रहेंगे तो वो जो उसकी गहराई है वो आपके लिए ऊंचाई ही मानी जाएगी ना, ठीक है। जैसे अगर आप किसी छत पर हैं और आप नीचे हैं, छत को देख रहे हैं, सॉरी छत से आप नीचे देख रहे हैं तो छत से वो नीचे गहराई होगी, है ना। लेकिन आप मान लीजिए किसी गड्ढे में है और गड्ढे से आप ऊपर देख रहे हैं, तो जो गहराई है दूसरों के लिए
वो आपके लिए ऊंचाई होगी। ठीक है, मिट्टी की गहराई ऐसे कुछ, समझ गए ना। ठीक है, 8 डेसीमीटर ये गहरा है जो कि ऊंचाई के रूप में है। एक तालाब खोदा गया, लेकिन देखिए यहाँ पे लंबाई नहीं दिया गया है, चौड़ा दिया गया है और गहराई दिया गया है, यानी कि ऊंचाई दिया गया है। यदि उसमें से कुल 240 घन मीटर मिट्टी काटी गई तो तालाब कितना लंबा है। देखिए लंबा निकालना है। ठीक है, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने कुछ देर पहले ही समझाया। ठीक है, अगर दो तत्व ना हो, ठीक है सॉरी, दो तत्व हो और उनमें से एक तत्व ना हो तो बाकी जो निकलता है उनमें से कोई एक चीज़ होना चाहिए। जैसे कि ये 240 घन मीटर ये उसका आयतन दिया गया है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास चौड़ाई है और ऊंचाई है। ठीक है, और क्योंकि वो जो हमारे घन मीटर में दिया गया है वो आयतन होता है। हमने अभी बताया था अगर तीनों तत्वों में से कोई एक तत्व ना हो, ठीक है, तो इन दोनों तो हाँ, इन चारों में से कोई ना कोई एक होना चाहिए। क्योंकि आयतन दिया गया है तो हम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, लंबाई निकाल सकते हैं। लेकिन लंबाई निकालने के यहाँ दो तरीके होंगे। ठीक है, एक हम सूत्र के तरीके से निकालेंगे और दूसरा मैं बताता हूँ। पहला वाला तरीका ट्राई करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारे तत्व दिए गए हैं वो हमने उतार लिया है। चौड़ाई है 2 मीटर, ऊंचाई है 8 डेसीमीटर। ध्यान दीजिएगा ये दोनों इकाई अंतर है। ठीक है, ये मीटर में है और ये डेसीमीटर में है। तो हमें देखिए आयतन भी है, घन मीटर में है, यानी कि ये वाला घन डेसीमीटर जो है इसे मीटर में बदलना ज़्यादा आसान होगा, मतलब ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, 8 डेसीमीटर अगर हम उसके तत्व को चेक करें, सॉरी इकाई राशि में अगर चेक करें, ठीक है, तो पहले मिली होता है, सेंटी, डेसी, उसके बाद मीटर। ठीक है, तो मीटर क्योंकि मिली जो क्योंकि ऊपर में होता है, ठीक है, और मीटर नीचे होता है, अगर नीचे वाले में बदलना होता है तो हमें पता है भाग करना है। देखिए डेसी से ठीक एक कदम नीचे है, एक लाइन नीचे है, यानी कि हमें 10 से इसे भाग करना है, यानी कि ये 8/10 होगा। इसे काट ही देते हैं। ठीक है, यह हो जाएगा कितना, 4, नहीं 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी कि 4/5 मीटर होगा। ठीक है, 4/5 मीटर इतना लिख सकते हैं। फिर हाँ, ये घन मीटर है, हमारे पास चौड़ाई मिल गया, ऊंचाई मिल गया और आयतन भी मिल गया। सॉरी, हमें निकालना है लंबाई। तो लंबाई का सूत्र ज़्यादा आसान है। देखिए क्योंकि हमारे पास आयतन दिया गया है तो आयतन से संबंधित लंबाई का सूत्र लगाना है। ठीक है, क्योंकि आयतन वाला सूत्र अलग होता है। तो आयतन हमें पता है क्या करना है, आयतन होता है ऊपर में। ठीक है, फिर क्योंकि हमें निकालना है लंबाई तो बाकी कौन बचता है, चौड़ाई और ऊंचाई। तो चौड़ाई और ऊंचाई नीचे रहता है, तो ये सूत्र याद करना उतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आयतन है 240। ठीक है, और ये जो है चौड़ाई है 2 और ऊंचाई है 4/5। हमें इससे नहीं लिखना है क्योंकि डेसी में है। ठीक है, 4/5 उसे हम यहीं पे लिख सकते हैं। 4/5 हम नीचे कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है जो आपको समझना होगा, क्योंकि चलो इसे पूरा ही लिख देते हैं, आपको सुविधा होगा। ठीक है, तो आसानी होगी समझने में। मेरा कहने का मतलब यह था कि क्योंकि बट्टा में अगर कोई चीज़ हर के रूप में नीचे आता है तो हम उसे ऊपर लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसे ऊपर में लिख सकता था, लेकिन लिखा नहीं क्योंकि समझाना था। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि ये 5 जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सॉरी, क्योंकि वो बट्टा में नीचे है, तो जो भी बट्टा में नीचे आता है उसे ऊपर गुना दे के ऊपर लिखा जाता है। बस ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या क्या कट सकता है। ये हो जाएगा 12 बार में, 2 12 24 और 2 शून्य शून्य। ठीक है, फिर ये 4 से कटेगा, 4 × 12, 4 शून्य शून्य। ठीक है, इसको अगर हम गुना करें तो 5 शून्य शून्य, 5 × 15, 150 मीटर, यानी कि ये जो लंबाई है वो 150 मीटर होगा। यानी कि जो मिट्टी जो गड्ढा खोदा गया है उसकी लंबाई है 150 मीटर। ये हमारी लंबाई तो निकल चुकी है। ये सूत्र के विधि से हमने किया है, लेकिन इसको निकालने का एक और तरीका होता है। ठीक है, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से कोई एक तत्व ना हो, ठीक है,
तो इस तरह के मैथ को निकालने का दो तरीका होता है। एक तरीका हमारे सूत्र के तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आपको सूत्र याद ना आता हो, ठीक है, या फिर सूत्र के रूप में हम उसे बैठा ना पाते हो, यानी कि अगर वो सूत्र के रूप में ना बैठता हो, तो दूसरा तरीका काम आता है। दूसरे तरीके में जो चीज़ हमें निकालनी है, जैसे कि लंबाई निकालनी है ना, तो लंबाई हमें मानना पड़ेगा। तो मैं दूसरे तरीके से भी निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। माना, ऐसे दूसरे पेन से लिखना ठीक होगा। माना लंबाई बराबर x मीटर, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। माना लंबाई बराबर x मीटर। इस तरह से मानकर जो क्वेश्चन में जो अलग से दिया रहता है उन तत्वों को छोड़कर, जैसे कि आयतन दिया है ना, आयतन हो या फिर क्षेत्रफल हो, जो कुछ भी हो, जो चीज़ दिया गया है क्वेश्चन में, हमें वही चीज़ को दोबारा निकालना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में आयतन दिया गया है तो हमें आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास चौड़ाई है 2 मीटर और गहराई ऊंचाई है 4/5 मीटर और लंबाई है अभी x मीटर, ठीक है। तो चौड़ाई ये रहा और ऊंचाई ये रहा और लंबाई ये रहा। तो हमें इसी से आयतन निकालना है। तो इसीलिए माना लंबाई बराबर x मीटर, फिर आयतन, इसीलिए आयतन बराबर, आयतन होगा आयतन का हमें पता है सूत्र, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। तो लंबाई हमारे पास है x, ठीक है। चौड़ाई हमारे पास है 2 मीटर और ऊंचाई हमारे पास है 4/5। अभी हमने निकाला था 4/5, ठीक है। तो ये आयतन है, आयतन है तो हमें लिखना पड़ेगा घन मीटर, ठीक है। ये वाला आयतन और क्वेश्चन में जो दिया गया है वो आयतन 240 वाला, ये दोनों बराबर है। और इस तरह से दोनों को बराबर मानकर उसे सत अनुसार या प्रश्न अनुसार बराबर करना है, ठीक है। प्रश्न अनुसार होगा ये, प्रश्न अनुसार, ठीक है। ये वाला आयतन और ये वाला आयतन दोनों को बराबर करना है। तो ये जो है x2 4/5 ऐसा लिख सकते हैं, x2 4/5 बराबर 240, दोनों बराबर मानना है क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें x का मान निकालना है, ठीक है, तो बाकी जो तत्व दिए गए हैं बराबर के उधर पक्षांतरण विधि के अनुसार से उलट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो 240 है, ये जो 5 है नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, वो जो 4 है ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, और ये जो 2 है ये भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने यहाँ पर किया था, ठीक है, वैसा ही है। तो काट कूट कर वो 150 ही निकलेगा। तो मैं इसे काट के दिखाऊँ क्या, ठीक है, काट देते हैं। ये हो जाए 4 छक 24, अलग से काटते हैं, 4 छक 24, 4 शून्य शून्य, फिर ये 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 शून्य शून्य, ठीक है, 30 हो गया। फिर 5 शून्य शून्य, 5 3 15, यानी कि x का मान 150, ये हो गया 150 मीटर। और आंसर हो चुका उसका 150 मीटर लंबाई है उसकी, ठीक है। तो ये दो विधि से हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 6 नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एक घन के विकर्ण की लंबाई। देखिए विकर्ण की लंबाई है होने इतना 4√3 होने से घन के समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे केवल घन के विकर्ण की लंबाई दी गई है और कुछ नहीं दिया गया है। तो समग्र तल का क्षेत्रफल तो निकालना है। तो मैंने कहा है कि अगर वो केवल घन हो तो वो वर्ग घन होता है, यानी कि आपको इसे आयत घन नहीं मानना है, ये वर्ग घन है, ठीक है। और अगर हमारे पास वर्ग घन दिया गया है तो जैसा मैंने कहा था उसके जो तत्व होते हैं एक भुजा की लंबाई वो होना ही चाहिए। वो अगर नहीं है तो आप कुछ और नहीं निकाल सकते, यानी कि आप समग्र तल का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। यानी कि इसमें जो कुछ भी दिया गया है विकर्ण की लंबाई, उसमें से हमें सबसे पहले एक भुजा की लंबाई निकालनी होगी। अब क्योंकि हमारे पास विकर्ण की लंबाई है तो इसी से विकर्ण की लंबाई से विकर्ण की लंबाई से उसके एक भुजा की लंबाई कैसे निकालनी है, तो विकर्ण की लंबाई वाला सूत्र है हमारे पास, तो उसी सूत्र का हमें प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन में दिए गए तत्वों के हिसाब से हमने लिख लिया है घन के विकर्ण की लंबाई, ठीक है, 4√3। तो घन के एक भुजा की लंबाई निकालनी है, तो इसका सूत्र तो हमारे पास है, वो होता है विकर्ण बट्टा √3 होता है, यानी कि बहुत ही आसान है। विकर्ण दिया गया है 4√3 और नीचे √3 लगाना है, तो ये √3 कट गया, यानी कि हमारे पास हो गए 4 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है।
तो क्योंकि आसान है, और एक चीज़ बतानी है। इसके पहले जो हमने ये दूसरी विधि से किया ना, दूसरी विधि से हमने निकाला जो आयतन था उसी में से x का मान निकाला, तो उसी तरह हम यहाँ भी वही कर सकते हैं, यहाँ भी उसी विधि से कर सकते हैं। यानी कि हम विकर्ण की लंबाई यहाँ दोबारा निकालेंगे x मानकर। तो मैं ट्राई करके ही दिखाता हूँ, ठीक है। माना एक भुजा की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। सेम टू सेम हमें निकालना है, इसीलिए विकर्ण बराबर, विकर्ण लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। विकर्ण बराबर हो जाएगा x√3, क्योंकि सूत्र यही होता है विकर्ण x√3, ये इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखना है हमें प्रश्न अनुसार, ठीक है, x√3 बराबर, देखिए क्योंकि ये विकर्ण है और क्वेश्चन में भी विकर्ण दिया गया है, तो दोनों विकर्ण दोनों बराबर होगा, क्योंकि हमने विकर्ण ही निकाला है, ठीक है। तो इसे लिखना है 4√3, ठीक है, इजी है। हमें x का मान निकालना है, तो ये 4√3 ऊपर ही रहेगा, ये √3 क्योंकि इसकी ये गुना में सटा हुआ है ये दोनों, तो √3 नीचे आ जाएगा, होने से ये कट जाएगा, बचेगा 4, ठीक है। होने से 4 सेंटीमीटर, ये कोई मुश्किल है ही नहीं, ठीक है, इजी है। तो ये हम समझ चुके हैं, ये 4 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि हम समग्र तल का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। तो समग्र तल का क्षेत्रफल बहुत ही आसान है, हमें पता है इसे कैसे निकालना है, तो उसे भी निकाल लेते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे, इसीलिए समग्र तल का क्षेत्रफल, ठीक है, वो होता है 6 भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा का स्क्वायर। ये सूत्र बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। 6 गुना भुजा है 4, ये रहा भुजा की लंबाई, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहीं लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। फिर इसको गुना कर सकते हैं 6 36, 36 का 6, हाथ में 3, 6 गुना 6, 6 7 8 9, यानी कि 96। तो 96 वर्ग सेंटीमीटर, ये है इसका आंसर, ठीक है। और ये जो 4 निकाला है हमने, 2 तरीके से निकाला है, ठीक है। आप इनमें से किसी एक तरीके का प्रयोग कर सकते हैं, जो तरीका आपको आसान लगे, ठीक है, उसी तरीके से। ये दोनों तरीके लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये दोनों तरीके सीखने की ज़रूरत है। लेकिन वीडियो आज के लिए बहुत लंबी होती जा रही है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।